नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रदर्शन विधि की। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ी व्याख्यान विधि। उसी व्याख्यान विधि के नवाचार के रूप में प्रचलित हुई अपनी प्रदर्शन विधि। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ये समझना है कि प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन किसे कहते हैं। तो प्रदर्शन का मतलब होता है किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। तो किसी भी घटना को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करना ही या प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा, प्रदर्शन कहलाएगा। अब सवाल यह आता है कि प्रदर्शन है, उस विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में किसी वस्तु के क्रियात्मक रूप का प्रदर्शन होता है, अर्थात ये विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अगर महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र की अपन बात करें तो यह विधि जो है ना, वो मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित है। दोस्तों दोबारा देखें, प्रदर्शन विधि एक नवाचार है जो व्याख्यान विधि के दोष को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई है। यहाँ प्रदर्शन का अभिप्राय किसी घटना को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जवाब होगा ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो याद रखें, इस प्रदर्शन विधि में वस्तु के क्रियात्मक रूप का प्रदर्शन होता है, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अब अभी अपन ने बात की कि व्याख्यान विधि के दोष को दूर करने के लिए इसका प्रचलन हुआ है। तो व्याख्यान विधि में मुख्य दोष है क्या? तो यहाँ मोटा मोटी आपको एक बात याद रखनी कि व्याख्यान विधि है ना, वो उसमें शिक्षक का प्रभुत्व है। ये एक मार्गीय प्रक्रिया है। एक मार्गीय कह दो, चाहे आप कह दो इसे एक पक्षीय प्रक्रिया है। और व्याख्यान विधि के इसी दोष को दूर करने के लिए नवाचार के रूप में शुरुआत हुई आपकी प्रदर्शन विधि की। एक संक्षिप्त शब्दावली में अपन कह सकते हैं कि प्रदर्शन विधि वह नवाचार है जिसके द्वारा व्याख्यान विधि के एक मार्गीय प्रक्रिया रूपी दोष को दूर करते हुए कक्षा में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिस वातावरण में अध्यापक व छात्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, पूरे मन से कार्य करते हैं। ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए व्याख्यान के साथ प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप क्या कह सकते हो, प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि भी कह सकते हो या इसे प्रदर्शन विधि भी आप कह सकते हो। दोस्तों प्रदर्शन विधि जो है ना, वो एक प्राकृतिक विधि है। और इसमें अध्यापक है वो छात्रों के सामने किसी प्रयोग का प्रदर्शन करता है और उस प्रयोग के प्रदर्शन के साथ साथ उस प्रयोग प्रदर्शन का व्याख्यान प्रस्तुत करता है, प्रयोग को छात्रों को समझाता है, प्रयोग से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों के प्रश्न के जवाब देता है और उस प्रयोग के प्रदर्शन के साथ साथ अध्यापक इस विधि में श्यामपट्ट का सजीव प्रयोग भी करता है। अर्थात अध्यापक छात्रों को प्रयोग करके दिखाता है, किसी वस्तु के क्रियात्मक रूप को छात्रों को दिखाता है। तो छात्र उस प्रयोग को देखकर, उस प्रयोग के व्याख्यान से उसको समझकर प्रयोग करना सीखते हैं। कहने का मतलब ये विधि प्रशिक्षण का प्रारंभिक आधार है। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी शिक्षण विधि प्रारंभिक प्रशिक्षण का आधार है, तो याद रखना वो आपकी प्रदर्शन विधि है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन बात करें
कि एक माँ अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है तो वो सीधे ही उससे खाने बनाने का काम नहीं करती, वो बेटी को कहती बेटा देख तू मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे ही करना है। और वो जो बच्ची है वो माँ को खाना बनाते हुए देखते देखते सीखती है। अर्थात प्रशिक्षण देने के लिए पहले जो प्रशिक्षण दाता होता है ना वो उस कार्य को करके दिखाता है, यानी प्रशिक्षण का जो प्रारंभिक आधार है ना वो प्रदर्शन होता है। तो याद रखें प्रदर्शन विधि है वो प्रारंभिक प्रशिक्षण का आधार है। अब इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है या नहीं रहता ये प्रश्न उठता है। तो याद रखें व्याख्यान विधि का जो दोष था उसको दूर करने के लिए तो इसका प्रचलन हुआ है। और व्याख्यान विधि एक मार्गीय एक पक्षीय प्रक्रिया थी जिसमें छात्र सामान्यतः एक मूक श्रोता के रूप में रह जाता है। उसी दोष को दूर करते हुए ऐसे वातावरण का निर्माण ये विधि कर रही है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें छात्र भी सक्रिय है। और वो कैसे सक्रिय देखें आप, अध्यापक जब प्रयोग का प्रदर्शन करेगा तो छात्र उस प्रयोग को शिक्षक द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को बड़ी सावधानी पूर्वक देखता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है। प्रयोग के प्रत्येक पद के बाद छात्र अपनी उत्सुकता भी प्रकट करता है प्रश्न के रूप में। अध्यापक से पूछता सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे भी हो सकता था, यानी अपनी उत्सुकता प्रकट करेगा। अर्थात छात्र है वो इस विधि में सक्रिय रूप से भाग लेता है और वह प्रत्येक क्रिया को देखकर उस क्रिया के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है या वास्तविक ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि प्रदर्शन विधि में कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए। यानी प्रदर्शन विधि के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। तो सामान्यतः अपन यहां 4 सावधानियों की बात करेंगे। पहली सावधानी है उचित व्यवस्था। यानी सबसे पहले तो अध्यापक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जिस प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है वह प्रयोग सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये उचित व्यवस्था कहलाएगा। और अध्यापक इस उचित व्यवस्था के लिए मुख्यतः 2 प्रमुख कदम उठा सकता है। जैसे एक तो प्रयोग का प्रदर्शन है वो यदि आप किस ऐसी मेज पर कर रहे हैं जहां से छात्रों को दिखाई नहीं देता तो ऐसी स्थिति में वो मेज उपयुक्त नहीं है। अर्थात जिस मेज पर आप प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं एक अध्यापक के रूप में, तो दोस्तों याद रखें वो मेज पर्याप्त ऊंचाई वाली होनी चाहिए ताकि उस पर किए जाने वाले प्रयोग को सभी छात्र स्पष्ट रूप से देख सकें। तो उचित व्यवस्था में सबसे पहले तो अध्यापक उचित ऊंचाई की प्रदर्शन मेज की व्यवस्था करता है। इसके बाद छात्रों में जैसा आपको पता है उत्सुकता होती है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा कक्षा में अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है, अनुशासन टूटने का भय रहता है। इसलिए अध्यापक को उचित व्यवस्था में ही अनुशासन की स्थापना करनी होगी। तो उचित व्यवस्था के रूप में अध्यापक 2 काम करेगा। एक तो सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला प्रयोग है, जो प्रदर्शन वो कर रहा है, वो सभी छात्रों को साफ स्पष्ट दिखाई दे। इसके लिए वो उचित ऊंचाई की मेज की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा छात्रों का अगर अनुशासन बिगड़ेगा तो सभी छात्र स्पष्ट रूप से प्रयोग को नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो कक्षा में अनुशासन की स्थापना करेगा। दूसरी जो सावधानी रखी जानी है दोस्तों वो है उचित प्रकाश की व्यवस्था। यानी जिस मेज पर आप प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर सतत निरंतर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस प्रयोग की संपूर्ण गतिविधियों को छात्र स्पष्ट रूप से देख सकें। तो याद रखें दोस्तों, इसके लिए नैसर्गिक प्रकाश स्रोत या नैसर्गिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ उस प्रकाश की पृष्ठभूमि, जो स्रोत की पृष्ठभूमि है ना, उसका भी ध्यान रखा जाए कि प्रकाश सतत रूप से प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरी जो सावधानी रखनी है वो प्रकाश के संबंध में। तीसरी जो सावधानी है दोस्तों
वो है उपकरणों के संबंध में। उपकरणों के संबंध में जो प्रदर्शन उपकरण हैं उनके बारे में जो सावधानी एक अध्यापक को रखनी चाहिए, सबसे पहली बात तो जो प्रदर्शन उपकरण है ना, उनका आकार न तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही उनका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः यदि आकार छोटा होगा तो छात्रों को स्पष्ट रूप से वो उपकरण दिखाई नहीं देगा, और यदि आकार बड़ा होगा तो प्रदर्शन मेज पर उन उपकरणों को जमाने में असुविधा उत्पन्न होगी। इसलिए आकार न तो ज़्यादा बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो, यानी उपकरणों का आकार उचित रहना चाहिए, छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे सकें और प्रदर्शन उपकरण को उनको जमाने में, उनको व्यवस्थित करने में भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इसी प्रकार जो उपकरण है उसमें दूसरी जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक ये प्रयास करे कि वह प्रयोग के दौरान जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है वो ज़्यादातर उपकरण छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि छात्र कम से कम उन उपकरणों के प्रयोग का पूर्व ज्ञान रखता हो, जिसके कारण वह अपने उस पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रयोग को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ सके। तीसरी जो सावधानी उपकरण के संबंध में रखनी है वो ये रखनी है कि हो सके और हो सके नहीं, अनिवार्य रूप से अध्यापक को प्रयोग से पहले प्रदर्शित किए जाने वाले उपकरणों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन मेज पर जमा कर रखना चाहिए, ताकि प्रयोग के दौरान उनका उपयोग करते समय असुविधा उत्पन्न नहीं हो। फिर चौथी सावधानी की अगर अपन बात करें तो वो है पूर्व तैयारी, यानी अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग के प्रदर्शन से पहले उस प्रयोग की संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी कार्य का अभ्यास यदि पहले कर लोगे, हो सके तो उस प्रयोग का रिहर्सल अध्यापक को कर लेना चाहिए, और यदि आप पहले से रिहर्सल कर चुके हैं तो उस कार्य को जब दोबारा करोगे तो आप आसानी से उस कार्य का प्रदर्शन कर पाओगे। इसलिए जहां तक संभव हो सके अध्यापक को कक्षा में प्रदर्शित किए जाने वाले प्रयोग का पूर्व में रिहर्सल कर लेना चाहिए। लेकिन याद रखें दोस्तों, कई बार किसी प्रयोग या कार्य का रिहर्सल कर लेने के बावजूद भी समस्या या बाधा उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा ही प्रदर्शन विधि के दौरान अध्यापक के साथ भी हो सकता है। मान लो आपने पूर्व तैयारी भी कर ली और जब आप कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस स्थिति में आपके उस प्रयोग के दौरान बाधा उत्पन्न हो गई, तो अध्यापक क्या करे? तो वहां पर अध्यापक को धैर्य का पूर्ण रूप से, एकदम धैर्यपूर्ण तरीके से, बिना घबराए, छात्रों को बिना आभास कराए प्रयोग को सरसरी दृष्टि से देख लेना चाहिए, अर्थात प्रयोग को पुनः दृष्टिपात करना चाहिए, और जहां पर बाधा है उसे ढूंढकर उस बाधा को दूर करके निरंतर प्रयोग का प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। तो ये है प्रदर्शन विधि के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। इनके अलावा भी कुछ बातों का प्रदर्शन विधि के दौरान अध्यापक को ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे उपकरणों का संबंध छात्रों के दैनिक जीवन से हो। इसके अलावा अध्यापक जो प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहा है वो प्रयोग से युक्त होना चाहिए, यानी उसमें प्रयोग शामिल होना चाहिए। और प्रयोग है ना, जैसा मैं बताऊं दोस्तों आपको, प्रदर्शन है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा प्रदर्शन जो शिक्षक प्रधान है, उसमें संपूर्ण क्रियाएं हैं वो अध्यापक कर रहा है, और एक ऐसा प्रदर्शन हो सकता है जिसमें अध्यापक प्रदर्शन करता है लेकिन छात्रों का साथ सहयोग लेता है। तो यदि छात्रों का सहयोग लिया जाए तो छात्र अधिक क्रियाशील होंगे, सक्रिय होंगे। तो प्रयास आपको ये करना है यहाँ पर कि प्रयोग में प्रदर्शन के दौरान छात्रों का सतत सहयोग प्राप्त किया जाए, छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास समय समय पर अध्यापक द्वारा किया जाए। इसके अलावा प्रदर्शन को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस प्रयोग के प्रदर्शन के समय आवश्यक जो सहायक सामग्री हैं उनका प्रदर्शन यथास्थान, यानी जहां उनकी जरूरत हो वहां उनका प्रदर्शन किया जाए।
इसके अलावा प्रयोग के साथ साथ शामपट का भी सजीव प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाए, तो ये वो अन्य बातें जो प्रदर्शन विधि में अध्यापक को ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात आती है दोस्तों प्रदर्शन विधि के पद या सोपान की। तो सामान्यतः इसके कोई निश्चित पद नहीं होते, लेकिन इसकी प्रक्रिया को आप 6 पदों में विभाजित कर सकते हैं। और वो पद हैं कौन से? सबसे पहले तो योजना या तैयारी। अध्यापक जिस प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है उस प्रयोग की योजना का निर्माण करता है, जिसे आप योजना या तैयारी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अध्यापक छात्रों के सामने पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है, पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है। इसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। इनको आप एक पद में भी बांध सकते हैं। चौथा जो पद है वो है प्रयोग का निष्पादन, प्रयोग का निष्पादन। इसके बाद 5वां जो पद है दोस्तों वो है शामपट लेखन। और 6वां पर जो पद है वो है परीक्षण या प्रतिलेखन। तो ये प्रदर्शन विधि के प्रमुख पद या सोपान हैं। सबसे पहले योजना या तैयारी, उसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, फिर प्रयोग का निष्पादन, उसके बाद शामपट लेखन और सबसे अंतिम पद है परीक्षण या प्रतिलेखन। दोस्तों जैसा हर विधि में अपन गुण या दोष की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी यदि अपन प्रदर्शन विधि के गुण और दोषों की बात करें तो देखो अपन तुलना करते हुए गुण दोषों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रयोग का प्रदर्शन इस विधि में भी हो रहा है और एक दूसरी विधि होती है जिसमें छात्र प्रयोग द्वारा सीखते हैं, वो विधि होती है प्रयोगशाला विधि। ठीक है दोस्तों, उस प्रयोगशाला विधि की अगर अपन बात करें तो प्रयोगशाला विधि में स्वयं छात्र है ना वो प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में वो दक्ष नहीं होता उस प्रयोग को करने में, तो सावधानी पूर्वक यदि वो कार्य नहीं करे तो दुर्घटना घटने की संभावना होती है। लेकिन याद रखें दोस्तों, इसमें प्रयोग का जो प्रदर्शन है वो स्वयं अध्यापक कर रहा है जो प्रयोग में सुदक्ष है। इसलिए पहला गुण इस विधि का जो निकल कर आएगा वो है कि प्रदर्शन विधि में दुर्घटना घटने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात अपन ने बात की थी कि ये प्रदर्शन विधि है ना, ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो यदि छात्र क्रिया करके सीखेगा तो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो दूसरा गुण हो जाएगा आपका कि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान है वो स्थायी होता है। इसके बाद तीसरा गुण है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। चौथा गुण है इसमें छात्र है ना वो वास्तविक पदार्थ के क्रियात्मक रूप को देखता है। पांचवा गुण हो जाएगा इसमें कि यह विधि है वो मितव्ययी व कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें एक ही प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि प्रयोगशाला विधि में सभी छात्र अलग अलग प्रयोग करेंगे तो वो खर्चीली होगी। उसकी तुलना में यहाँ कम उपकरणों की आवश्यकता होगी, अर्थात ये कम खर्चीली हो, और अध्यापक स्वयं प्रयोग का प्रदर्शन करेगा तो गति भी अधिक होगी, अर्थात ये समय की बचत भी इस विधि के द्वारा होती है। एक गुण आ जाएगा ये क्रिया आधारित है। फिर इस विधि के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रारंभिक प्रशिक्षण का आधार है और छात्रों को प्रयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास में ये विधि है वो सहायक है। इसके अलावा इस विधि द्वारा अध्ययन से छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जैसे कि तर्क, चिंतन आदि शक्तियों का विकास होता है। यहाँ अब अपन बात करें दोष की, तो सबसे बड़ा जो दोष है ये वो है कि प्रयोग का प्रदर्शन भले ही छात्रों के सामने हो रहा है लेकिन प्रदर्शन अध्यापक कर रहा है, अर्थात ये विधि है ना वो शिक्षक केंद्रित विधि है। तो ये इसका पहला दोष हो जाएगा। इसके अलावा इस विधि का प्रदर्शन अध्यापक स्वयं कर रहा है, जबकि छात्र यदि खुद प्रयोग करे तो छात्र अपनी योग्यता के अनुसार प्रयोग का प्रदर्शन करेगा, जबकि इस विधि में प्रयोग का प्रदर्शन अध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है, अर्थात ये विधि छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं है। इसके अलावा इस विधि में प्रयोग का प्रदर्शन स्वयं अध्यापक कर रहा है, छात्रों को प्रयोग का प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर नहीं मिलता, अर्थात ये विधि
छात्रों के विकास में बाधक है। इसके अलावा बड़े समूह की कक्षा होना, छात्र संख्या अधिक हो तो उसके सामने प्रयोग का प्रदर्शन है वो सफल नहीं हो सकता, अर्थात ये विधि बड़े छात्र समूह वाली कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा ये विधि अगर अपन बात करें, प्रश्न आ जाए कि प्रदर्शन विधि मुख्यतः किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो याद रखना ये सभी स्तरों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेषकर छोटे स्तर के लिए, क्योंकि छोटे जो बालक हैं वो स्वयं प्रयोग का प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसी प्रकार अगर अपन आगे बात करें तो इसके दोषों में आ जाएगा कि इस विधि में अध्यापक है वो योग्य व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि भारत जैसे देशों में योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। इसके अलावा इस विधि में छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभवों की तिलांजलि दी जाती, क्योंकि छात्र को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता। और लास्ट पर बात करें तो इस विधि के दौरान, शिक्षण के दौरान कक्षा में अनुशासन की समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये इस विधि के प्रमुख दोष हैं। अगली विधि के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।